चाइना इज लाइक डिफरेंट है पार्टी के मामले में। वो रोज पार्टी करते हैं। पहली बार किसी क्लब में जा रहा हूँ और वो बार काउंटर बोल रहा है नहीं आप तो फॉरेनर्स आपसे पैसे नहीं लेंगे ना। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े आपका फोन चेक करते हैं लिटरली खोल के कि आपके फोन में दलाई लामा की कोई फोटो तो नहीं है, चाइना के खिलाफ आपने कुछ पोस्ट तो नहीं कर रखा या कुछ ऐसा चीज तो नहीं ऑब्जेक्शनेबल। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे भी आप देसी संडास देखोगे। अच्छा, वो भी मैक्सिमम इंडियन संडास। हमारे यहाँ तो फिर भी फ्लश कर दें। अबे तो अब मैं जब चाइना गया तो भाई मैंने तो एक महीने में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते हैं उन लोगों के लिए ना, उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। तो अलग ही चाइनीज बंदों का दिमाग अलग ही चलता है। उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया। भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वही लोग रहेंगे। केवल पूरे विलेज में छोटी हाइट वाले बौने। अगर मैं पूछूं कि जो हमारे 18 से 24 साल के लड़के हैं जो कभी बैचलर्स वगैरह ट्रिप जाना चाह रहे हैं और थाईलैंड जा के बोर हो गए हैं, तो आप कुछ बढ़िया कंट्री बता सकते हो जो लोगों को कम पता है, जहाँ पार्टी के लिए बढ़िया अल्टरनेट डेस्टिनेशन। हाँ, थाईलैंड के अलावा ये लोगों को पता नहीं है। मैंने हाल फिल्म नोटिस किया, चाइना में जो पार्टीज होती है ना, जो उन्होंने जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा रखा है ना, वो अलग ही लेवल का है। कौन सी सिटी में? बस आप बीजिंग और शंघाई मत जाना। अच्छा ये दोनों सिटी में काफ़ी कमर्शलाइज हो रखा है। मुझे लगता है कि जो पार्टी जो प्लेस होती है ना, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, दैट्स द ओनली स्कैम प्लेस। स्कैम वहाँ पे होना ही है, किसी भी देश में आप चले जाओ स्कैम तो होता ही है। वहाँ पे पता है कि आप पीने के लिए आए हो, आपके साथ थोड़ी मोड़ी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर ही लेंगे। चाइना में मैंने अपोजिट देखा। मैं पहली बार किसी क्लब में जा रहा हूँ और वो बार काउंटर बोल रहा है नहीं आप तो फॉरेनर्स आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैं चाइना में बार और क्लब में हुआ ये। अरे भाई यूरोप में तो सुसु करने जाओ तो भी एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तो चाइना इज लाइक डिफरेंट है पार्टी के मामले में। वो रोज पार्टी करते हैं, उनका तो अलग ही पार्टी का सीन है उनका। तो चाइना में कहाँ जाना चाहिए? चाइना में आप चौचिंग चले जाओ, चौचिंग बहुत अच्छी है। आप किसी भी कोई भी चले जाओ, सेकंड टियर सिटी चले जाओ कोई। बट भाई एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू थाईलैंड। नो, सस्ता है भाई, मुझे सस्ता लगता है चाइना। अच्छा, अरे जमर सस्ता है। और लड़कियां बात करती हैं? लड़कियां आपसे खुद ही आके बात करेगी। अच्छा, ये मैंने देखा, खुद ही आके बात करेगी, 10 फोटो ले रही होगी, आपको फेमस कर देगी। पता नहीं अचानक से आप फेमस हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। सारे लोग मेरे से फोटो ले रहे हैं, क्लब में 1000 रुपये की फोटो ले रहे हैं, एकदम सब वीडियोस बना रहे हैं। फिर वहाँ पे एक और सीन है कि वो रैक पेपर सीजर खेलते हैं और उसके बाद जो अगर आप हार गए तो आप पीते हो। अच्छा, एक शॉट मारते हो या एक जनरली वो लोग बियर ही पीते हैं। गेम बना रखा है। गेम बना रखा है पूरा, एकदम क्लब उस तरह हो रखा है उन्होंने। अच्छा, और सब आपसे बात करेंगे। कैसे हैं क्लब्स ऐसे देखने में चाइना के? क्लब लगता है कुछ फ्यूचरिस्टिक क्लब है, ऐसा समझ ही नहीं आता। बॉडी से स्क्रीन लगा रखी है एकदम, वहाँ पे अलग ही एकदम बैंड वगैरह बज रहा है, म्यूजिक हर एक पार्ट में लगा रखा है। पता नहीं आपके लाइक नीचे से आवाज आ रही, ऊपर से आवाज आ रही, 360 बना दिया भाई ये सही में म्यूजिक लगा रखा है, आपने कुछ ऐसा लगा रखा है जो हर जगह से आवाजें आ रही है? ये मुझे चलो पहली बार गया होगा तो मुझे लगा होगा, दूसरी बार तीसरी बार लाइक ये क्या बज रहा है हर तरफ से। अच्छा, ऐसा कर रखा है भाई मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि वो लोग इलीगल ड्रग्स भी बेचते हैं कि भाई आ जाओ, इशारा कर देते हैं, वो वीड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चाइना में स्ट्रिक्ट रूल्स है? चाइना में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है ना, आप वहाँ पे खेल नहीं सकते। कैमरा जितने लोगों से ज़्यादा कैमराज होंगे। सेफ्टी वाइज अमेजिंग, सेफ्टी चाइना की तरह मैंने कहीं नहीं देखा। पर चाइना में चलता है कोई ड्रग? आपने देखा किसी को करते हुए? लोग डरे रहते हैं गवर्नमेंट से ना, वहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। क्या ही करेंगे, जो उनको बोल दिया भाई मान लेते हैं। कल से कोविड है, मास्क लगाएंगे सब। अच्छा। एक बार में मान लेंगे। हम इंडियंस नहीं, कैसे बोल दिया मास्क लगाने हमें, हम नहीं लगाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा भाई, चाइना ज़्यादा एडवांस है क्योंकि आप चाइना भी गए हो, या जापान ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी वाइज? यार मैं इसको दो हैंड कहूँगा कि जैसे एक चाइना हो गया, एक जापान हो गया, दोनों की अपनी अपनी अलग चीज़ें हैं। बट मुझसे आप पूछोगे तो मुझे
जापान तो है ही, जापान के बारे में दुनिया बात कर रही है, लेकिन चाइना जिस तरह साइलेंट ग्रोइंग कर रहा है ना, मतलब अभी आप देखिए कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग संघाई टावर है। अब दुबई 2006 या 2010 में ये टावर की बात चल रही थी, बुर्ज खलीफा की। सारे रिकॉर्ड जो होने चाहिए ना, जो आज दुबई के पास है, वो सब चाइना के पास है। लाइक जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वो चाइना के पास है, ठीक है। आप ये कहोगे जो सबसे बंजिंग जंपिंग सबसे ऊंची वो उनके पास है। मोस्ट सबसे बड़ा मतलब जो शॉपिंग मॉल है वो उन्हीं के पास। सारे जो रिकॉर्ड आज दुबई के पास है वो चाइना के पास है। हाँ, चाइना के पास। दुनिया की अगर आप टॉप 10 बिल्डिंग देखोगे ना ऊंची, तो उसमें 6 से 7 बिल्डिंग जो मिलेंगी आपको वो चाइना की मिलेंगी, टावर। हर शहर में टावर उनके पास। और आपको लगा कैसे वहाँ घूम के? आपके साथ कुछ किस्सा भी हुआ था वहाँ पे? यार चाइना में एग्जैक्टली मुझे क्या, एक तो वहाँ जैसे हम एज ए यूट्यूबर वहाँ पे VPN की दिक्कत है, VPN आपको लगाना पड़ता है। और मेरा ये था यार, मुझे ना उइगर मुसलमानों को कवर करना है, जो सिंजियांग एक जगह है वहाँ पे, उन्हें कवर करना है। वहाँ पे मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है यार बहुत गलत हो रहा है। मतलब मैं आपके जरिए भी कहना चाहूँगा, लोग इसको थोड़ा रखते नहीं है, गलत हो रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि वहाँ के मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, फैक्ट है उस जगह के। मतलब मैंने पूरे चाइना के? नहीं, पूरी चाइना के नहीं, उस स्पेशली शहर, क्योंकि वो जो शहर है बताते हैं 10 से लेकर 12 बॉर्डर शेयर करता है और सारी मुस्लिम कंट्री हैं। अच्छा, तो एक वो रीज़न है। दूसरा क्या है कि उनका ये कहना कि ये कभी हमारा शहर हुआ करता था, चाइना ने उसको कैप्चर किया बाद में, ठीक है, वो खुद भी मानते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पर दिक्कत थी। जब मैं वहाँ पर गया तो भाई मैंने कम से कम 30 से लेकर 32 VPN डाउनलोड किए, पेड तक किए, लेकिन जो भी मैं कर रहा था वो 2 घंटे बाद के ये बैन है, ये मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरे लिए ऐसा हो गया, डर गया कि मैं जैसे जेल है। वहाँ पे जितनी मस्जिद हैं, उस मस्जिद में आप ये देखोगे कि उन्होंने क्या कर रखा है मस्जिदों में, कि आपको बाहर से मस्जिद दिखाई देती है, लेकिन एग्जैक्टली नीचे शॉपिंग मॉल है और ऊपर छोटा सा पोर्शन मस्जिद का है। और जो गुम्बद है ना, ज़्यादातर उन्होंने मस्जिद के गुम्बद ही हटा दिए वहाँ से, केवल उसी शहर में। बाकी आप जब आओगे बेजिंग में आओगे या जाओगे, वहाँ पर एवरीथिंग इज गुड। वहाँ पे आपको बुर्का भी मिलेगा, प्रॉपर मस्जिद मिलेगी, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। मस्जिद के जो एंट्री गेट होगा वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये डिफरेंसेस मैंने केवल उस सिंजियांग शहर में देखा। तो उसी गांव में क्यों करा हुआ है उन्होंने ऐसा? यार वही वो गाम मतलब गांव ही हो गया एक तरीके का। हाँ, वो एग्जैक्टली क्योंकि वो बॉर्डर शेयर करता है, सिक्योरिटी रीजन मतलब है इस तरीके से। और वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट करते थे बहुत पहले कि यार ये हमारा शहर है, हमारा शहर है, हमारा शहर है। एक ये सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, तो उन लोगों को तो उन्होंने वो पहचान ही खत्म कर दी कि यहाँ के मुस्लिम्स ही नहीं है, या ऐसा करने की कोशिश करिए कि ये चाइनीज लोग हैं। जब मैं गया था आई लिटरली क्राइड, मैं वहाँ रो गया था और मुझे बहुत ट्रोल मिला था सोशल मीडिया पे। वो इसलिए मिला था क्योंकि एग्जैक्टली क्या है ना कि लोग सुनना नहीं चाहते रियलिटी को। तो बट जो समझदार लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अरबाज भाई है। तो मैंने वो वीडियो वहाँ पर अपलोड नहीं करी थी। जब मैं वहाँ से हांगकांग आया तो अब मैं लगा जब मैं जेल से आज़ाद हो गया, क्योंकि VPN जो था, खाने की भाई बहुत दिक्कत थी। मतलब इफ़ यू आर वेजिटेरियन बहुत प्रॉब्लम बढ़ेगी आपको। और मैं तो नॉन था, मेरे यहाँ हलाल वाला भी मसला होता है। तो मैंने आप यकीन मानिए 20-22 दिन रहा, कैपेचिनो से या फिर फ्रेंच फ्राइज से काम चलाया मैंने 20 दिन लगातार। भाई ये तो है, वेजिटेरियंस थोड़े से ना इसमें हो जाते हैं। जापान में भी आपको दिक्कत मिलेगी आपको और वहाँ मिलेगी, क्योंकि वो पोर्क खाते हैं। एक तो पोर्क सस्ता मिलता है और हर चीज़ में पोर्क होगा। इनका बिस्किट होगा तो उसमें पोर्क होगा, इनका अगर नूडल्स होगा तो पोर्क होगा, इनमें राइस होगा तो पोर्क होगा। मतलब सुअर बहुत खा। बहुत ज़्यादा। सबसे पहले यहाँ से इंडिया से गए नेपाल। नेपाल तो नॉर्मल है, कई लोग गए हुए गाड़ी से। उसके बाद जो है ना, वो लोगों को पता नहीं है कि आप चाइना भी एंटर कर सकते हो बाय रोड। जैसे लोगों को लगता है कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी वो चल रही है तो आप बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ, बट ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी बॉर्डर्स है, बट आप वो नहीं कर सकते। पर आप नेपाल से चाइना जा सकते हो। तो वैसे तो अब लोग कहेंगे कि वो तिब्बत है, चाइना नहीं है, बट वो अब चाइना के अंडर ही है। तो हम उस चीज़ में ज़्यादा पॉलिटिकली जाना नहीं चाहेंगे जो भी है, बट अभी करंटली वो चाइना के अंडर ही आता है। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स, पुलिस सब चाइना की है। तो नेपाल से तिब्बत का बॉर्डर है और उस बॉर्डर को मतलब मैंने अपनी गाड़ी से लगभग 37 बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं। और उस बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस था ना, वो दिल में धक 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 कॉन्टीन्यूसली होना, वो एक अलग ना भाई, उसको डिटेल में बताओ। मतलब एक तो देखो यार, चाइना में ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं।
जैसे हमें जो हमारे गाइड थे ना, मतलब आप चाइना में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते आप अगर अपनी गाड़ी से कर रहे हो। आप फ्लाइट से जा रहे हो, बीजिंग जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक परमानेंट 24 घंटे एक गाइड रखना पड़ेगा जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। वो हमारी ही गाड़ी में ट्रैवल करेगा, सेम होटल में रुकेगा, और जब तक आप एंटर करे हो और जब तक एग्जिट करे हो उतने दिन वो आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था, जो एजेंट था, हम 40 दिन के लिए वहाँ थे चाइना में, तो 9 लाख रुपए तो एजेंट की फीस थी खाली, इंडिया के 9 लाख रुपए 40 दिन के। 40 दिन के। यार ये तगड़ा प्रोफेशन है। हाँ, तो चाइना में मोटा तगड़े खर्चा- पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। तो 9 लाख रुपए तो उन्होंने लिए, प्लस हमारा ट्रैवल अलग, डीजल अलग, टोल टैक्स अलग, होटल अलग, खाना अलग। तो चाइना एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ा इस चीज़ में। दूसरी चीज़, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। आपका जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े आपका फ़ोन चेक करते हैं लिटरली खोल के, कि आपके फ़ोन में दलाई लामा की कोई फ़ोटो तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना के खिलाफ आपने कुछ पोस्ट तो नहीं कर रखा, या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं ऑब्जेक्शनेबल, कोई पोर्न वीडियोस तो नहीं है, कुछ वैसा कंटेंट तो नहीं है, कोई बुक तो नहीं आप कैरी कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकर डर बहुत लग रहा था कि एंट्री रिजेक्ट ना हो जाए, 9 लाख रुपए भर चुके हैं ट्रिप की भी, फिर ऐसी तैसी मच जाएगी पूरी। तो वो थोड़ा सा डर था। बट नंबर प्लेट भी आप बता रहे थे चेंज करनी हाँ, पड़ती है। नंबर प्लेट क्या है, जब हम चाइना मतलब तिब्बत में एंटर करते हैं तो 3-4 दिन तो आपको अलाउड होता है आपकी नंबर प्लेट में। फिर उसके बाद एक शहर आता है सिगात्से करके, तो वहाँ पे उनकी रोड अथॉरिटी है जो नंबर प्लेट इशू करती है। फिर वहाँ से आपको अपना एक चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है और नंबर प्लेट लेनी पड़ती है जो चाइनीज़ में ही लिखी होती है। फिर आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें कितना खर्चा आता है? वो सब एजेंसी का फीस में इंक्लूडेड है। अच्छा। जो वो है ना नंबर प्लेट और लाइसेंस, वो एजेंसी देखती है पूरा का पूरा। ठीक है, आप चाइना पहुंच गए, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद चाइना के बाद हम सीधा गए नीचे, लाओस करके कंट्री आती है वहाँ पे। तो लाओस के बाद हमें जाना था वियतनाम, बट वियतनाम ने एंट्री दी नहीं। उन्होंने कहा कि आपका स्टीयरिंग व्हील राइट साइड है तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। तो वो कह रहे थे एम्बेसी से जाके लिखवा के ले आओ कि उनकी गारंटी है कि आप कुछ भी एक्सीडेंट करते हो या कुछ करते हो तो एम्बेसी देखेगी। अब ऑब्वियसली इंडिया आना, एम्बेसी से लिखवाना, सो झमेले करना, तो हमने वियतनाम छोड़ ही दिया। फिर तो हम सीधा लाओस से गए कंबोडिया। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। जब आप चाइना से वियतनाम गए तो बीच में कुछ वाटर बॉडीज थी या फिर सीधा बाय रोड है? रोड है, पूरा रोड है ये। हाँ, मतलब यहाँ से नेपाल, चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा रूट जो है वो बाय रोड है। फिर सिंगापुर के बाद आपको जहाँ भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिलीपींस जाना है या फिर न्यूजीलैंड जाना है, उसके लिए आपको फिर समुद्र का ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो चाइना को लेके भी मतलब वही है सब कुछ ना। देखो, आप पाकिस्तान के भी लोग देखोगे तो वो इंडियंस से बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा दिक्कतें करती है। सेम चाइना का भी है। वहाँ पे जब लोगों को पता चलता था हम इंडिया से आए हुए, तो उनका भी बिहेवियर बहुत बढ़िया होता था। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी के मामले में चाइना बढ़िया लगा मुझे काफ़ी। वहाँ पे थोड़ा ऐसे नहीं देखते कि इंडियन क्यों आ गए और ये वो। उनको मतलब नहीं है कि वॉर है, लैंड कैप्चर कर रखा है, हमने कर रखा है, उन्होंने कर रखा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और खुश भी लगते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ पे खुश नहीं होंगे लोग, बट मेरे को जहाँ तक जितने लोग मिले खुश मिले। भाई खाने की दिक्कत नहीं आई आप? चाइना में तो बहुत है दिक्कत। मतलब वहाँ के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बाकी उसकी जगह तो फिर हम वो हल्दीराम के वो कैरी करते थे, रेडी टू ईट, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, यही चलता था बस। हाँ, उस वे में पैसा भी बहुत बचता है ना। हाँ, अगर पैसे बहुत बच जाते हैं। मतलब पर डे अगर हम 5,000 का खर्चा लेके चल रहे हैं तो वो 500 रुपये में ही हो जा रहा था हमारा, क्योंकि खुद लेकर गए हुए थे वो। और वैसे आप अपना स्टे कैसे प्लान करते हो, जैसे इतना लंबा? स्टे का कोई प्लान नहीं होता था। जिस दिन जहाँ रुकना है वो उसी दिन ही पता चलता था, उसी दिन ही सेम 1 घंटे पहले होटल बुक करते थे और रुक जाते थे सीधा। तो महंगा नहीं पड़ता होगा? नहीं, सही मिल जाते थे। लास्ट मिनट डील उल्टा सस्ती पड़ती है। अब लोगों के दिमाग में ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत वो है कि आपको बहुत महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अगर आप सेम डे या 1 दिन पहले भी कर रहे हो ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप 3 महीने पहले जो बुक करके बैठे हो उससे भी सस्ती डील मिल रही होती है, क्योंकि अब उनकी जब बुक ही नहीं हुई तो वो लास्ट मिनट में प्राइजेस ड्रॉप कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमें बहुत सस्ते पड़ जाते थे एंड मोमेंट पे भी। वैसे क्या आप बोलोगे कि हॉस्टल में रहना चाहिए, होटल्स में, या फिर एयरबीएनबी, क्या लेना चाहिए? देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हॉस्टल्स लो, आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करो, उनके साथ पार्टी करो। बट अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स में एक तो पार्किंग नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ अगर आप 2 लोग हो तो 2 लोगों का हॉस्टल प्लस 1 रूम, दोनों का प्राइस सेम ही पड़ जाता है। तो आप उससे अच्छा अपना प्राइवेट रूम लो और पार्किंग के साथ ऐसा लो। और अगर पार्किंग कई देशों में जैसे यूरोप है, वहाँ पे क्या है, पार्किंग की बहुत इशू है, होटल्स में पार्किंग होती नहीं है, तो वहाँ पे आप एयरबीएनबीज लो ताकि आपको अपनी पार्किंग मिल सके वहाँ पे। कैसी रही आपकी चाइना की ट्रिप? भाई चाइना की ट्रिप हमारी एकदम धांसू, और ये बोल सकते हैं दिमाग की बत्ती खोल देने वाली रही है। मतलब जैसा मैं सोच के गया था
कि जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत डेवलप है, तो ऐसा होता है ना, आप किसी को देखते हो कि बहुत डेवलप है तो वो तो आपको नॉर्मली लगता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं कि देखो, अगर जापान नहीं गया होता उससे पहले तो शायद बहुत वाव लगता, बट आप जापान में टेक्नोलॉजी देख चुके हो तो आपको तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट से उतरोगे तो रोबोट ही उठा कर ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बहुत शॉकिंग चीज़ें देखी है मैंने, जो मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो वो डेवलप्ड भी है और बहुत अंडर डेवलप्ड भी है, बहुत डिसिप्लिन्ड भी है, बहुत बदतमीज भी है, अच्छा, बहुत सेफ भी है और बहुत अनसेफ भी है। हर चीज के दो पहलू आपको हर चीज़ के दो पहलू मैंने वहाँ पर देख लिए, तो वो आज हम तो भाई जो कॉमनली हमने सुना है, देखा है, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी है कदम कदम पे, ये सब तो हो गई नॉर्मल बात, ठीक है। ये सब हो गई डेवलपमेंट की बात। तो शुरुआती जरा अंडर डेवलप्ड चीजों से करते हैं कि हमसे वो कहाँ सिमिलर है या है ही नहीं कुछ या उनका मिनिमम भी हमसे बहुत ही ऊपर है। ना भाई है, हाँ, तो हमसे क्या सिमिलर है ये बताओ। पहली चीज ही बता देता हूँ एकदम देसी। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे भी आप देसी संडास देखोगे, अच्छा, वो भी मैक्सिमम इंडियन संडास। अच्छा जी, हाँ, और हमारे यहाँ तो फिर भी फ्लश कर दें अबे वो छोड़ देंगे पूरे, मतलब 10 में से मेरे को वीडियो भी पड़ी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। मैं भाई इंडियन संडास की वीडियो बनाने गया था कि कई लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने जापान गया था तो सबसे पहले जैसे मैं जापान के एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने भाई जो नोट करा था कि उनके टॉयलेट करा था, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी बहुत फटी थी। कि भाई बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, सामने से निकल जा रहे हो तो अपने आप फ्लश हो जा रहा है, सेंसर ऐसे लगे हुए थे सामने से निकलने पे भी, और इतने सारे बटन थे। वो मैंने दिखाया था वीडियो में कि कोई फैन चल रहा है और मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल, काफी चीज थी। तो मैं सोच के कहा था भाई चाइना वाले तो पता नहीं क्या हाथ वाथ ना निकाल दें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है बट वहाँ एकदम से शौक लगा मुझे। जैसे ही मैं उतरा तो मैं गया था चेंगडू, थाईलैंड से उड़ा था मैं, तो थाईलैंड से मैं चेंगडू गया था। तो मेरा क्या प्लान था कि पहले मैं सोचा यार बीजिंग उतरूंगा तो आधा इधर जाऊंगा आधा इधर जाऊंगा, तो एक साइड उतरता हूँ और वहाँ से ऐसे धीरे 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 1 महीने के अंदर फिर मंगोलिया के बॉर्डर तक। तो भाई मैं एयरपोर्ट पे उतरा। अब मैं आपको तीनों का ही बता देता हूँ, क्योंकि एक एयरपोर्ट पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है भाई ये यहाँ पे लोग देसी यूज़ करते होंगे। शेंजन से बड़ा तो कोई नाम नहीं है चाइना में टेक्नोलॉजी में। शेंजन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भाई साहब अगर 10 टॉयलेट है तो उसमें से 2-3 होंगे इंग्लिश, 2 ही होंगे और 8 होंगे इंडियन। अच्छा, और इंडियन जो टॉयलेट होते हैं उसके बाद लाइन लगी होती है और दो वो होते हैं वो खाली रहते हैं, और उसमें ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की फुहारे वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक होते हैं। तो ये जो हमारा पर्सपेक्शन है कि इनको लेके कि यार बहुत ही आगे चल रहे हैं, वो हैं बट वो मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत देसी है, बहुत ओवर देसी है। मतलब लड़की आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस्ड है, आपको ऐसा लगेगा एकदम हाई क्लास है, वो एकदम फ़ोन चलाते चलाते नीचे बैठ जाएगी, जैसे वो नहीं बैठ जाती है देसी पोटी स्टाइल में। हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, वो उनका अपना, बट बहुत अलग है जो हम देखते हैं। उकड़ू पोजीशन। और जो अंकल होते हैं वो चलते हुए टी शर्ट उठा लेते हैं, तो उन सबके पेट दिखते रहते हैं, वो यहाँ ऐसे घुमा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? भैया उनको स्टाइल है नेशनल, पता नहीं क्या है, मतलब खड़ा रहेगा आदमी पेट निकाल के ऐसा खड़ा है वो, चाहे मोल हो। तो ये चीजें देख लो कि हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अलग होंगे। और हमने उनका नेचर भी सुना है भाई कि फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, फोटो वोटो लेते हैं और बात करने में हेल्पफुल बहुत होते हैं। तो आपको ऐसा फील हुआ? नेचर वाइज कैसे इंटरेक्शन हुई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे कुछ पॉडकास्ट देखे इंडिया में, अगर मैं उन पॉडकास्टों को देख के और वैसी इमेज लेके जाता ना तो मैं शायद बेहोश हो जाता मुझे समझ नहीं आता कि मैं चाइना आ गया कि उगांडा आ गया क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा वहाँ इंडिया में कि उसने बोला कि वहाँ पे बिहेवियर स्कोर चलता है। बिहेवियर स्कोर? एक बंदे ने बोला कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है तो वहाँ पे बिहेवियर स्कोर होता है। मान लो अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और वो ना करे तो उसके बिहेवियर स्कोर से पॉइंट घट जाएंगे और फिर उसको अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो अब ये इमेज आप लेके जाओगे और फिर वहाँ आप चाइना में लैंड कर रहे हो, मॉल में फुहारा लगा हुआ है तो एक बंदा खा के जा रहा है और फुहारे पे चढ़ के हाथ धो दे। अच्छा, ये देखा है मैंने भाई। मैं बीजिंग में था, बीजिंग की नेशनल कैमरा टावर, जो कैमरा पूरे देश के कैमरा जहाँ से ऑपरेट होते हैं उसके नीचे खड़ा हूँ। और मेरे पास अभी मैंने वीडियो डाल भी दी है फेसबुक पे, इंस्टा पे आएगी वो। मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया रैंडम, मुझे पता था मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा। अच्छा, पैदल की लाइट चल रही है, मैंने कहा वो देखो जा रही, ऐसे भाग रहे हैं, यूं देखेंगे भाग जाएंगे। तो ऐसा
नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, वो बहुत अच्छे धंधा वाले हैं, धंधा करना जानते हैं, वो प्रोडक्ट स्केल जानते हैं, वो इंफ्रा वाकई में बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है कि रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं और किडनैप करके ले जाएंगे। ये बैलेंस है उनके बीच। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को जानते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बेचनी है और क्या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो बना देंगे, बट उनकी लाइफ खुद की बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको कहीं पोल्यूशन जैसी दिक्कत दिखी? ना बीजिंग में मैंने स्पेशली चेक किया, इसलिए AQI 35 था भाई बीजिंग में। और उन्होंने काफी अच्छे से टैकल करी है ये चीज। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी वो। इस चीज़ में तो देखो आप मानोगे उनको कि दे नो हाउ टू मेक स्टफ। अगर वो पीछे पड़ गए, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये तो हमने सामने देख ली, न्यूज़ पे चल रही है कि भाई बीजिंग तो बहुत पोल्यूटेड था, साफ कर दिया, चलो ठीक है। एक जो चीज़ जिस पर इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वो है ब्रांड्स। मतलब कि अभी पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे चाइनीज़ मेड है, ख़राब हो जाएगा। मतलब उनकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब है। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो किल नहीं कर रही, वो खा रही हैं। और कैसे बना रहे हैं मैं आपको सीन बताता हूँ। चाइना में आप कहीं भी घूमना तो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखना, फिर उसके आसपास मुंडी घुमाना, आपको 2-3 ब्रांड दिखेंगी जो हर उस शोरूम के आसपास पूरे देश में दिखेंगी। जैसे फुटबॉल में एक प्लेयर को टैकल करने के लिए 2 वो लगाते हैं ना, ऐसे वो करते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स। भाई स्टारबक्स जहाँ दिखेगा उसका थोड़ा सा इधर उधर देखना, वहाँ दिखेगा ल्यूकिन कॉफ़ी। और क्या भाई ब्रांड है यार वो, मतलब क्या, मैं आखिरी दिन तक मैं फैन बन गया था उस ब्रांड का। कुछ नहीं है स्टारबक्स उसके आगे, बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तो उनकी प्रेजेंटेशन है। कॉफ़ी क्या है भाई, फाड़ कॉफ़ी है। उन्होंने एनीमे स्टाइल पकड़ा है उसमें, वो एनीमे की ब्रांडिंग होती है। और जो उनके कैफ़ेज़ हैं, जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंटेशन है, सामने स्टारबक्स होता है, उधर ल्यूकिन होता है, ऐसा लगता है वो तो है 80 के दशक का कुछ, और ये चल रहा है कुछ। और जहाँ भी स्टारबक्स है वहाँ 2-2, 3-3 ल्यूकिन है, और ल्यूकिन भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, मतलब उनके ऑर्डर में टेबल है, ये भरे रहते हैं, ऑर्डर्स। और ये खास बात है चाइनीज़ के अंदर, अगर उनकी कोई ब्रांड आती है और कॉम्पीट करती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत। ऐसी ये ल्यूकिन हो गया, BYD तो आपने देख ही लिया। ऐसी उनकी LYN लिन करके एक नाइकी को टैकल करने के लिए बनाई हुई है उन्होंने। भाई शोरूम्स ऐसे बनाए ना, डीकैथलॉन है तो डीकैथलॉन के बराबर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा शोरूम बनाया हुआ था। जैसे डीकैथलॉन में माउंटेन के कपड़े मिलते हैं, वो पूरा शोरूम ही माउंटेन के डिज़ाइन में था। ओके। पूरी बिल्डिंग ही, तो उस पर बंदा चढ़ के जा रहा है और कोई बंदा लटक रहा है। तो वो अब इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं, अब हम ब्रांड्स ही बताते हैं। और दिमाग कितना अच्छा लगा है, वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड के बगल में ही अपना खोल दिया। अक्सर बंदा सोचे यार नहीं यार मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। हाँ, हम पता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना, जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे हिसाब से कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है? जब आप 0 पे हो, आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। और आप देख लो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को? आसपास है कोई? नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहाँ पहुंच गई। तो वो लोग साला शर्माते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जो पैरेलल साइड है ना, कि बहुत एडवांस और बहुत देसी, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो नेट पे देखने के लिए नहीं मिलता, कि खुद नीचे बैठे हैं, देसी से इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं सच बताऊं, लोगों को ना सिविक सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के फेंक रहे हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ये गलत है। अगर आप सही में किसी से बोल दोगे कि भाई ये क्यों फेंक रहा है, तो शर्मा जाएगा। इंडिया में थोड़ा तो कहेगा अच्छा, वहाँ बोल के देखना आप। भाई मैंने एकदम क्लीन पोर्च स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ आपका बंदा कोई देहाती भी होगा वो भी नहीं फेंकेगा, ऐसे रेड बुल पी रहा है और यूं फेंक के मार रहा है। अच्छा। और चिल्ला रहा मैं बैठा, मैंने यार भाई तू कैसा बंदा यार, इतनी अच्छी जगह बैठा, 3 लड़के बैठे हों, सिगरेट पी रहे हैं, वहीं किसी वहीं सिगरेट फेंक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं तो वहीं के वहीं फेंक देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो उनका ना बहुत अलग साइड है, शहर इतने साफ, बट उन्हें ये पता है ना कि कोई ना कोई आके ले जाएगा तुरंत। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइना जाने से पहले मैं सोचता था कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, बट वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। वो लोग जंगली हैं भाई, अगर पब्लिक छोड़ दिया जाए उनको। मतलब अगर जनता ही देश खराब कर रही है और फिर साफ मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ही है जो उस चीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग है।
एक वीडियो भी मैंने डाली भी इंस्टा पे, मैंने उसमें दिखाया, मैं ऐसे ही चलता जा रहा था तो मुझे डब्बा दिखा सिगरेट का, तो मैंने पीछे देखा एक बंदा आ रहा था। तो यहाँ ना छोटी छोटी रोड दे देते हैं वो एक बंदे को, वो उसका काम है साफ करना। भाई उस रोड पे एक दाना नहीं पड़ा, सोच को देखो इतना बड़ा डब्बा कोई फेंक के गया, देहाती आदमी होगा वो। अब वो गया है और वो बंदा ऐसे पिछाया, उसने यूँ उठाया और लेके चल दिया। तो बहुत एक्टिव है। सफाई के मामले में भी ये सिर्फ लोग यूज नहीं कर रहे, इसमें भी रोबोट्स वगैरह यूज करते हैं? कुछ देखा आपने कि वही सफाई में भी यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी? शेंजन में देखा है, मतलब वही देखी है, जैसे ग्रिल्स लगी होती हैं शहर में, तो उसको साफ करने के लिए अलग ट्रक्स देखे टेक्नोलॉजी वाले, वो आते हैं उनके अंदर ऐसे ग्रिल्स को पकड़ते हैं, वो साफ करते हुए चले जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देखा। और उनके फुटपाथ पे जो नॉर्मल मशीन चलती हैं रोबोट्स वाली, वो देखी हैं। टेक्नोलॉजी तो है, नो डाउट। आप बता रहे थे गूगल ट्रांसलेट भी फेल कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ बना रखा है, क्या है वो? भाई ये इन्होंने क्या है कि अब मुझे पता था, अब ये तो पता होगा आपको, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ये तो सब बैन है। तो मैं यहाँ से VPN खरीद के गया था, दो एयरपोर्ट पे उतरा, वो दोनों VPN काम नहीं करे। वो गारंटी दे रहे हैं हमारे सर्वर इतने तगड़े, दोनों ही फेल हो गए। वहीं चाइना टेलीकॉम की लड़की बैठी थी, उसने मुझे एक फ्री VPN डाउनलोड कर दिया। अगर कोई देख रहा हो बंदा तो भाई कैट VPN है, वो कर लेना, फ्री है, वो चल जाता है। बट उसके साथ दिक्कत क्या है, 10-15 मिनट चलता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। बट आप फिर दोबारा फोन करोगे चल जाएगा। तो अब भाई वहाँ पर हमने क्या देखा, मैंने सोचा गूगल ट्रांसलेट की लैंग्वेज डाउनलोड करके ले जाऊँगा, तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज डाउनलोड कर ली मैंने, और जितनी लैंग्वेज थी मैंने सब डाउनलोड करके गया था कि वहाँ से मंगोलिया भी जाना है, कजाकिस्तान भी जाना है, तो काम आ जाएगा। अब इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हम बोलते कुछ है, कुछ और ही आले बाले से गाता है। नॉर्मल आप टाइप करोगे तो ठीक है, बट आप किससे बात कर रहे हो, इतना सारा टाइप कैसे करोगे? सही बात है। तो मैं होते होते शेंजन तक बहुत ज़्यादा वो हो गया था यार, हम खाना नहीं खा पा रहे वहाँ। तो वेज तो छोड़ ही दो, जो बंदा चिकन भी खाता है ना भाई, उसके भी बहुत बुरे हाल है। अच्छा, कहाँ से ढूंढोगे आप? एक रेस्टोरेंट में मैं ऐसे ही बैठ गया, उसको मैंने मेन्यू से बोला मैं चिकन खाता हूँ, उसने ऐसे दिखाया चिकन का ये बना दूँ, ठीक है। साले ने पता नहीं क्या बनाया भाई, मेरे पूरे होठों पे ना चिंगारी सी मच गई। अजीब सा पता नहीं क्या बना दिया। तो वहाँ थोड़ा, ये आप KFC कितना खा लोगे? और इंडियन रेस्टोरेंट्स का क्या सीन है? हाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, पर बहुत महंगे। महंगे तो हैं, मतलब आप 3,000 के आसपास मान लो, 2,500 से 3,000 रुपये एक मील का। हाँ, एक मील का, 2 बंदे हो तो इतना है। बट बाहर जाके यार मैं कोशिश करता हूँ लोकल ही खाएं, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस तो मिले, बट लोकल इतना डिफरेंट होगा। चाइना में तो भाई पता नहीं क्या ही खिला दे। हाँ। बट वैसी मार्केट्स भी देखी आपने, जैसे थाईलैंड में होता है ना कि क्रोकोडाइल स्ट्रीट पे ही बिल्कुल भुन रहा है, और ऐसे सांप वाप बिक रहे हैं, और ऐसी मार्केट्स देखी आपने? भाई मैंने पर्सनली जैसे दिखाते हैं ना कुत्ता उत्ता खा लेते हैं, ये तो नहीं देखा। उनका कुत्ते और बिल्लियों के लिए प्यार देखा, मतलब जो चीज़ हम नेट में देख रहे थे उलट चीज़ें आ रही थी कि बिल्लियों को बहुत प्यार करते हैं और कुत्तों को बहुत करते हैं। तो अब जब मैं शेंजन पहुंचा तो भाई अब मुझे वहाँ से शॉपिंग करनी थी, मैं सामान तो कुछ लेके नहीं गया यार। यहाँ तो बार्गेन, क्योंकि वो बहुत ओवर पैसे बताते हैं भाई। बार्गेन का मतलब वहाँ फिक्स है, अगर वो कुछ पैसा बताए 70% डाउन कर दूँ, अच्छा, भड़क जाएंगे वो, एकदम तगड़ा भड़केंगे, बट दे देंगे। हाँ तो और वहाँ एक चीज़ हो रहा है, हम इंडियन स्टाइल आजमा रहे थे कि जैसे उसने बोला 1000 300, तो वो नहीं, तो हम चल देते थे, हम सोचते हैं रोकेगा, वो नहीं रोकता भाई। उसको 300 में देना, वो दे देगा, अगर आप खड़े रहो। 300 कहेगा नहीं 700 नहीं 300 तो ले जा। और भाई ये कैसी मार्केट है जहाँ पर आप बार्गेन भी कर पा रहे हो? ये कि है क्या चीज़ है, कोई मॉल है या फिर ये स्ट्रीट? शेंजन में हुक्वानबे मार्केट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पूरी दुनिया की। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि ये पहले मछुआरों का शहर था, ठीक है, 80 के दशक में। तो 80 के दशक में इन लोगों ने डिसाइड किया था 1950 आई थिंक 59 या 49 के आसपास, 3-4 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज किया था कंट्री में, जब ये पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। बट इन्होंने डिसाइड किया अब हमें इंडस्ट्रियल पे आना है। तो उस टाइम पे एक मछुआरों का गाँव हुआ करता था। इन्होंने सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या की है कि इन्होंने अपने शहर को ऐसा नहीं किया कि एक ही शहर चप्पल बना रहा है, एक ही शहर बिजली का सामान बना रहा है, एक ही शहर कपड़े बना रहे हैं, सारे शहर डिवाइडेड है। तो शेंजन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक हब, और ग्वांगझो उसके बराबर में वो कपड़ों का है। तो जो ये शेंजन था, यहाँ पर मछुआरे थे, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया कि इसको पहले वो बनाना है। तो आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन चुका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 बिलियन के आसपास इस पूरे शहर का ही GDP है, मतलब काफ़ी देशों से बड़ी। और जो एवरेज इनकम है इसमें वो $24,000 है पर बंदे की, तो मतलब 24 लाख के आसपास, तो 2 लाख रुपए कमाता है। तो काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो यहाँ पर मैं ये इसी माइंडसेट से गया था कि यहाँ जो टैग मिलेगा ना वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो मार्केट अगर आप घूमते हो तो आपको वही टैग मिलेगा जो चलता है।
समझ रहे हो? तो वहाँ पर मैंने देखा था वो डिवाइस, उन्होंने मुझे दिखाई कि ट्रांसलेटर मिल रहा है, और मैं वीडियो देख के गया था ईयरबड वाली। हाँ तो भाई वो ट्रांसलेटर इतने एडवांस हैं, इतने सही काम करते हैं, मतलब आप फ्लर्ट भी कर लो इससे, पूरी ऐसे जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो। तो मैंने वहाँ से वो खरीदा था, मुझे आई थिंक 4 या 5 हज़ार का। अब इनके पास थे 50,000 वाले भी, इतनी सारी वैरायटी। बहुत वैरायटी भाई। और वो एक मैं देख रहा था चश्मे भी है जो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके कान में सुनाई देता है सामने वाला क्या बोल रहा है, और आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला कैसे समझेगा? भाई उसमें क्या होता है, वो नहीं, आपके पास एक ऐप होगा, आप चश्मा लगाओगे, उस ऐप में डाउनलोड कर लोगे, तो जैसे आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें बटन दबाओगे, तो जैसे ही वो बंदा बोलेगा तो वो आपके चश्मे पे दिखता है स्क्रीन पे, और जो आप बोलते हो वो फोन पे दिखेगा। बट वो जैसा दिखाते हैं उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है, वरना मैं वही लेता, क्योंकि उसमें खेला सा था, बीच में कुछ वर्ड मिस हो रहे थे। अब वो आप दिखाने के लिए तो कर सकते हो, बट ये टेक्नोलॉजी ने डिकोड कर ली है, कर लेंगे वो उसको। बट जो आपने खरीदा वो एकदम एक्यूरेट था, वो बढ़िया था। एकदम एक्यूरेट भाई। और वो इंडियन लैंग्वेजेस भी कर रहा था। मैंने दिखाया था मराठी, कन्नड़, ठीक है, और तमिल, तेलुगु, 160-170 भाषाएं हैं जो भाई वो करता है। बहुत आगे हैं भाई ये लोग, तो कहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि गूगल लिए बहुत आगे, उन्होंने क्या किया, उसमें दिमाग लगाया। आपने एक बात नोट की होगी, आप जेमिनी से बात करोगे या किसी भी एआई से बात करोगे, आप गलत वर्ड भी बोलते हो, सही पकड़ता है, वो कर लेता है। तो इसका मतलब एआई के पास भाषा समझने की ताकत है। इन्होंने उन ट्रांसलेटर्स के अंदर एक एआई मॉडल डाला हुआ है। क्रेजी है भाई ये तो। उधेड़ बुन कर रखी है तगड़ी। ये पीछे R&D बहुत एडवांस करते हैं भाई जैसे हम यहाँ पर इंडिया में देखते हैं या किसी भी और यूरोपियन देश में देखते हैं या थाईलैंड में भी देखते हैं, इनके अपने अपने मंदिर हैं, अपनी अपनी मॉनेस्ट्रीज हैं जहाँ लोकल लोग जाते हैं। तो सिंस आप लोकल लोग को बहुत ऑब्जर्व करते हो, वहाँ के लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या है, या कुछ टेम्पल्स या कुछ चर्चेस देखे आपने, या कोई रिलीजन वो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं? भाई चाइना जाने से पहले भी मैं 3-4 चाइनीज से मिला ऐसा अराउंड ट्रैवल करते हुए। मैंने हमेशा उनसे भी पूछा कि भाई आपके यहाँ कौन सा है, तो उन्होंने बोला हम एथिस्ट है, हमारे यहाँ एथिस्ट है। तो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब यार क्योंकि हम तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, जैसे गोरे कितने एडवांस हो, हैं तो क्रिश्चियन ही, जीसस हो, इंसान परेशान होगा, कहीं तो जाएगा मांगने। हाँ, कहीं तो जाएगा, चाहे कितने ही नास्तिक होते हैं गोरे, कुछ भी हो जाए। तो अब मैं जब चाइना गया तो भाई मैंने तो 1 महीने में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। मतलब जैसे थाईलैंड में तो आपको गली गली में मिल जाएगा, कुछ नहीं था। फिर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला मुझे कि ये इन लोगों ने बहुत टाइम पहले एक चीज शायद समझ ली थी, जिसको ये खुल के बोलते नहीं है, कि अगर आपको देश को ग्रोथ करना है तो 2 ही चीज़ हैं जो रोकेगी, एक तो है धर्म और एक है राजनीति। इसको सोल्व कर दो, देश को कोई मतलब एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा आपका देश। जैसे कहते हैं ना कि ये कंपनी 4 साल पुरानी थी, आज $1 बिलियन बन गई। सरकारी कंपनी नहीं बन सकती, तो हम सरकारी कंपनी है सारे देश, और वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो उन्होंने ये चीज़ डिकोड कर दी। अब वहाँ पर अगर आपको नेता बनना है तो आपको पहले धर्म छोड़ना पड़ेगा ऑफिशियली, ये रूल है। अच्छा, तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर जैसे त्यौहार से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको ऑफिस में आना और खाना खाना है, कि कहीं आप व्रत तो नहीं रख रहे हो। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। और 60% से ज़्यादा लोग ऑफिशियली कागजों पे धर्म छोड़ चुके हैं, तो दे आर एथिस्ट, उनका कोई भी धर्म नहीं है। 20% वो जिन्होंने अभी कागजी कार्रवाई नहीं करी है, बट वो भी छोड़ ही चुके हैं, और 5-10 में जो बाकी के सब आते हैं। पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं जो? भाई दिखता नहीं धर्म तो। अच्छा, हाँ दिखता नहीं। मैंने सिर्फ पूरे चाइना में एक देखा था चाइनीज़ जिसने मुस्लिम वाली टोपी पहनी हुई थी, बट वो भी ग्रुप में था, और जिस हिसाब से वो घूम रहे थे, वहाँ चल रहे थे, तो इट वाज लाइक कोई टूर लेके आया है और वो बता रहा है कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे मोहम्मद नाम भी नहीं रख सकते वहाँ ये पे? मैंने सुना है, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैंने सुना है कि मोहम्मद यू कांट हैव अ सरनेम लाइक दिस मोहम्मद, और ये। अच्छा, हाँ, और वो वहाँ पे ऐसा भी सुना भाई, दलाई लामा की फोटो वोटो नहीं होनी चाहिए फोन में। नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है उनके दलाई लामा के साथ? भाई मेन तो यही है ना कि उन्होंने तिब्बत एक्वायर किया है, तो अगर कोई भी वहाँ का उनका एक तरीके से फेवर करेगा तो घर में स्लीपर सेल हो गया ना, तो फिर वो आगे भी बढ़ाएगा इस बात को। उनके यहाँ सिंपल है, कोई भी चीज़ उनको ऐसा दिखती है ना कि ये अगेंस्ट जा सकती है, कम्युनिटी बना सकती है, उसको ब्रेक कर देते हैं। ना तो धर्म चाहिए और ना चाहिए राजनीति। आप जैसे वहाँ पे लोगों से बात करते हो, तो आपने जैसे वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो वो कुछ कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें चाहिए, या क्या सीन है? मुझे लगता था कि इनको चाहिए होगी, बट ये बेचारे घुट रहे हैं, है ना। भाई मेरा मानना तो यही था कि हम तो बोलते हैं कि आज़ादी तो आज़ादी होती है, बट एक बंदे ने मुझे बहुत
लॉजिकल बात बताई जिस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं था चोंगकिंग में, चोंगचिंग है या चोंगकिंग है वो जो 380 सिटी है, तो उसमें मैं वीडियोस बना रहा था। तो बंदा पता लगा ही लेता है कि भाई ये व्लॉगर है, वीडियो बना रहा है। तो मैं जाके बैठा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, तो बंदा मेरे पीछे बैठा था, 2-4 लड़कियां थी, वो ग्रुप था पूरा। तो बोला यार आप व्लॉगर हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने मेरी प्रोफाइल देखी और यार हमने पहली बार किसी मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिले हैं, कितने फॉलोवर हो। तो बात होने लगी और उस ट्रांसलेटर से ही कर रहा था मैं, वरना तो कहाँ कर पाते बहुत, तो इसलिए अच्छी से बात हो पा रही थी। तो वो बोला आप इंस्टा दे दो मुझे। यार इंस्टा, यार तेरे यहाँ तो इंस्टा चलता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो चलता नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं ना सरकार के उस विभाग में काम करता हूँ जिसमें मेरे पास एक्सेस है। अच्छा, तो इसका मतलब एक तो बात देखो कि उनकी गवर्नमेंट भी एक्सेस लेती है, मतलब ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट करती है कि भाई हम तो कर सकें बट हमारे अंदर ना आ सके जो ये कंटेंट डालते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने उसको पूछा, जब वो बोला कि इंडिया की हम वीडियोस देखते हैं टिकटॉक पे यार, उसमें ऐसा ऐसा होता है फूड का गंदा वाला। अब तूने तो मेरे तार छेड़ दिया, मैं भी छेड़ूंगा। फिर मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, और वो कोरिया वाली वीडियो दिखाई थी कि देखो ये आए थे, इनका भी पर्सपेक्टिव बदल गया। तो कहता अच्छा। तो मैंने बोला अब तू मुझे एक बात बता कि तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ठीक है कि। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने जब उनको बताया ना मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, इस देश में जाऊँगा और हम तो कभी नहीं जा पाएंगे। मैंने क्यों? तो कहते यार पैसा ही नहीं है। पैसा मतलब तुम तो इतने आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोगों पे बहुत पैसा है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है चाइनीज बहुत अमीर होते हैं वैसे। वहाँ कुछ लोगों पे बहुत पैसा है। तो जीडीपी ऐसे बढ़ जाती है, जैसे घर में 5 बालक हैं तो उनमें से एक बहुत अमीर हो जाए तो घर की जीडीपी बढ़ गई ना भाई, गाड़ी तो घर के भारी खड़ी होगी। ये थोड़ी पता है 4 भाई भिखमंगे हैं। तो वो वाला सिस्टम है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो वो बोला कहाँ जाए? मैंने थाईलैंड वाईलैंड चला जी, ऐसी बात हुई। फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है तो आपको लगता नहीं, मेरी फट भी रही थी ये बात बोलने में, क्योंकि जब मैंने वहाँ का सिम डाला हुआ है ना, तो मैंने ये तक भी सुना है कि वो जो सिम डालते हैं ना, मतलब काफ़ी चीज़ें ट्रैकिंग हो सकती हैं आपकी, क्योंकि ऐप भी उनके डाल रहे हो, अली पे भी डाल रहे हो, अली पे भी माइक्रोफोन का एक्सेस होता है। आप एक तरीके से किससे पूछ रहे हो तो उनकी सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हो ये। पर मैंने फिर भी पूछ लिया, चूल तो है अपने कि भाई क्या। तो मुझसे बोला, उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ पर ना 4 साल 1959 से लेकर 1962 के आसपास बहुत तगड़ी भूखमरी आई थी। तो हमारे यहाँ क्या है, हम चाइनीज़ में ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। वो हमारे कल्चर में ही है कि जैसी अगर हमें फ्रीडम मिलती है ना, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा, इसको क्या कह सकते हैं कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाले लोग होते हैं, अय्याश हो जाते हैं, ज़्यादा ही फैल मतलब सब जाता गुट बना लेंगे, फिर एकदम से मतलब अनरेस्ट हो जाता है सोसाइटी में। ये हमने देखा हुआ है हमारे इतिहास में, शायद आपने पता नहीं, इतिहास में सबसे ज़्यादा भूखमरी में कहीं लोग मरे तो चाइना में मरे, करोड़ों लोग। वो इसी सिविल अनरेस्ट और पॉलिसीज की वजह से हुआ था। तो अब उनके अंदर ये बात आ चुकी है कि हम ऐसे हैं कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये भाई मैंने उनकी सोसाइटी में देखा है, आप 1000 कैमरे के बीच में भी यार फेंक सकते हो सामान, तो आप मतलब बहुत अंदर से खलीफा आदमी हो। सोचो अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, है कि नहीं। मैंने भाई लड़ते हुए देखा है, इनको इतना गाली गलौज करते हुए देखा, चिल्लाते हैं फोन पे। तो ये हैं मेट्रो में भाई, हमारे यहाँ अब लोगों में सिविक सेंस है कि मेट्रो में साइड खड़े हैं, एक 70 साल के बुड्ढे को हमारी उम्र का जवान लड़का बॉडी बिल्डर ऐसा टक्कर मार के गया भाई, अंकल ऐसे शक्तिमान की तरह घूम गए। ठीक है, मैं एक बार पीछे भी निकला उतरने के लिए, थोड़ा पकड़ लूँ भाई क्या यार देख ले, और वो जानबूझ के मार के गया है। और यंगस्टर्स का देखा आपने, कुछ नाइट लाइफ देखी वहाँ, वो पीने के बाद क्या हरकतें हो रही हैं, स्ट्रीट्स कैसी हैं, सेफ है नहीं है, या कुछ ऐसे कोई आपको बोल देता है कुछ भी चलते फिरते ऐसा हो रहा है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने बहुत देखा है कि लॉन्डो का ग्रुप चल रहा है तो वो किसी अकेले जाते हुए कोई या लड़कियों को ही छेड़ देंगे, वो भी बहुत बदतमीज होते हैं यूरोपियंस। तो ऐसा कुछ देखा आपने चाइनीज़ यूथ में कि ऐसा कुछ चल रहा है? यार देखो ऐसा तो मैंने नहीं देखा, उनका मतलब एग्रेशन मैंने बिहेवियर के अंदर ही नोटिस किया है। जैसे टॉयलेट्स में बहुत चांस होगा कि मेट्रो के टॉयलेट वो फ्लश नहीं करेंगे, पक्का। भाई ये क्या चीज है पता यार, नहीं, मुझे ये तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आदमी चाइना में ये हो रहा होगा यार। इसमें मतलब वो सेकी मान रहे हैं कि भाई फ्लश नहीं कर रहा मैं, ये क्या मान रहे हैं? साइन है मेरे साइन में, देख बेटा पड़ी है पीछे। आपके लिए गिफ्ट है जी। मेरा मतलब यह है कि मुझे जो लगा कि जहां भी कैमरा नहीं है ना, तो वहां वो फ्रस्ट्रेशन सी निकाल देते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो भी शायद थोड़ा थक चुके तो होंगे यार, कोई ना कोई तो जहां उनको मौका मिलता है धक्का मार दिया क्या हो रहा है।
तो ऐसा, और भाई इतने अजीब होते हैं वो। मैं आप सोच के देखो कि मैं बस से जा रहा था बीजिंग से, 3 बजे रात में, मेरे पीछे बैठ के फुल आवाज में टिकटॉक चला रहा भाई, मैं सो रहा हूँ, लड़की, और भाई इरिटेट फुल आवाज, मतलब जिसको कहते हैं चाइनीज फोन है तो स्पीकर भी ऐसे बड़े बड़े होंगे। मैं यूं पीछे देख रहा हूँ यार ये क्या है, और ये मैं बहुत नोट किया भाई, बसों में फुल स्पीकर पे चल रहे हैं, मतलब वो उलट हैं। आप सिविक सेंस की वजह से वहाँ पर भी कमी है, कह सकते हैं लोगों में, ये कुछ कह हद तक। सकते हो। और तब है कि जब इतना स्ट्रिक्ट है, सोच के देखो। तो मैं, उस बंदे ने बोला ना मुझे कि हमारे यहाँ ऐसा है, तो फिर मैंने धीरे धीरे चीजें कनेक्ट करी कि हाँ यार ये भी देखा है, ये भी देखा है। तो उनका मानना ये है कि हमें कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम इस जो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है एक पार्टी, हम इसी के थ्रू चल सकते हैं। हम लातों के ही भूत हैं। हाँ, तो मुझे लगता है उनकी एक्सेप्टेंस है, वो हम सोचते हैं उन्हें चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। भाई आपने ऐसा भी कुछ नोटिस करा, ऐसे चाइनीज लोगों के लिए कहा जाता है कि ये कद में छोटे रहते हैं, पर अब ये ऐसे हैं कि मतलब कुछ जेनेटिकली कुछ कर रहे हैं ऐसा कि भाई लंबी लंबी हाइट हो रही है इन सब की, कुछ ऐसा नोटिस किया, हो रहा है ऐसा? मेरा एक व्लॉग है, कोई बोले कि भाई यहाँ बोल रहा है, शंघाई का व्लॉग है, किसी ने नहीं देखा जाके देखना। शायद उसमें बीच में जब मैं वो शहर घूम रहा हूँ, उनकी मेन मार्केट में हूँ। एक तो भाई सबसे बड़ी बात, उनके हर शहर में ना न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बना रखे हैं उन्होंने। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर पे 2-4 स्क्रीन लोग देख के मतलब बढ़िया अच्छा लगता है भाई, बढ़िया लगता है, वो चकाचौंध है वो तो। वो उनके हर शहर में भाई, और ऐसा नहीं छोटा मोटा लेवल भाई। सोचो गुची, अरमानी, ये ब्रांड तो, हर्मीज तो ऐसे पड़े हुए हैं वहां पर जैसे कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही और नहीं। भरे हुए हैं लोग, भरे हुए भाई, इस गली में उस गली में गुची है, उस गली नहीं में मतलब दोबारा मैं गुची पूछ है। रहा हूँ, लोग शॉपिंग कर रहे हैं खूब। करते तो हैं भाई, करते तो हैं भाई। जैसे हमने यूके में देखा है, चाइनीज, वो एक बिस्टर विलेज है वहाँ जहाँ डिस्काउंट लगता है ऐसे उस पे, तो वो फेमस इसलिए कि चाइनीज खाली सूटकेस लेकर आते हैं वहाँ और भर के शॉपिंग करते हैं भाई। इन ब्रांड्स, हाँ एक्सपेंसिव ब्रांड्स है, पर वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं वहाँ पे उन बिस्टर विलेज में। तो वहाँ चाइनीज शॉपर्स बहुत आते हैं, तो हमने ऐसे देखा है चाइनीज शौकीन होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं। भाई। पैसा तो देखो रखेंगे ना, कि उनके देश में जब सिस्टम ही है कि आप घर नहीं खरीद सकते, मतलब आप कितने भी अमीर हो लीज पे मिलेगा। 70 साल की लीज है आपका खुद का घर, और 40 साल की दुकान होती है। तो अगर आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ये बोलते हैं कि जिसने खरीदा है 30 साल में, नॉर्मल एवरेज बंदा घर खरीदता है, तो 70 साल हो गए तो 100 साल का हो गया तो मर जाएगा, उसका लड़का भी 20, 30, 40 साल का हो जाएगा। तो उसको हम काबिल बनाना चाहते हैं अपनी जनता को, ठलवा नहीं। उनका मानना ये है कि भाई ताकि उसके पास करने के लिए होगा क्या, तो और वेल्थ भी ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी, सरकार हमेशा पावरफुल रहेगी। तो क्योंकि प्रॉपर्टी से लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उनकी एक पॉलिसी है कि कोई भी बंदा हमसे अमीर नहीं हो सकता सरकार से, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि घर खरीदना पड़ सकता है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, करोड़ों में व्यूज़ आए थे, कि आप वो दिखा रहे थे उसमें कि सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर्स हैं, और वो एकदम डीप डाउन पाताल लोक में जा रही हैं। आपने उसे पाताल लोक की सीढ़ियाँ बता दी, वो था क्या? भाई मुझे क्या पता चला कि जब मैं उस 8D सिटी में गया था, मैंने सुना तो था कि 8D सिटी है। अब मैंने जितनी वीडियोस देखी थी, उस वीडियो में वो क्विक्सिंग बिल्डिंग जो है सिर्फ वही दिखाई जाती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, एक शहर है और उसमें एक बिल्डिंग है, और उसका ये पैमाना होगा कि भाई ग्राउंड फ्लोर और 20th फ्लोर होता है। तो मैं बस वही बिल्डिंग देखने गया था। तो जैसे ही मैं उस शहर में गया, मैंने अपना होटल बुक किया हुआ था आसपास ही सिटी सेंटर के तो हुआ क्या, मैंने चेक इन किया अपना होटल में। जैसे ही मैं चेक इन करके कि चलते हैं भाई बाहर घूमते हैं, तो आदमी क्या करेगा बाहर जाने के लिए, सबसे पहले किसी भी फ्लोर पे वो ग्राउंड फ्लोर जाएगा। मैंने ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, मैं बाहर निकला, यार ये जगह तो कुछ अलग सी लग रही है, जहाँ से घुसे थे ये तो वो नहीं है। तो क्योंकि आप बाहर निकलो जिस रास्ते से थोड़ा पता चल जाता है। मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ, अब उससे पूछूं भी क्या यार, उसको समझ ना आए, है ना। मैं दोबारा एक्सीलेटर पे गया। अब मेरे साथ जो नैना दी, उसने बोला कि यार 11वें फ्लोर से आए थे हम। मैंने बोला यार 11वें फ्लोर से कैसे आ जाएंगे, कैसी बातें कर रही है तू, 11वें फ्लोर से टैक्सी कैसे छोड़ जाएगी हमें, हम वहाँ तो हाईवे था। कहती 11वें से आई, मैंने देखा है, मैं भी यही देख रही थी, मैं बोली नहीं 11वां फ्लोर लिखा है। भाई मैं गया, मैंने 11वां फ्लोर दबाया और वहाँ हाईवे, 11th फ्लोर पे, वहाँ सामने मॉल है, वहीं वो मुझे छोड़ के गया था, वही गेट था एंट्री का। 5 मिनट तो भाई मैं हैंग सा हो गया। मैं बैठा आराम से, और वहाँ वो था ल्यूकिन, मैंने इसकी कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा समझते हैं होश आ जाएगा थोड़ा मैं समझता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ कि है क्या चक्कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्डिंग बनाई भी तो है, पहाड़ है तो ऐसा बनाई होगी। ये ग्राउंड फ्लोर निकला, फिर ये 11वें फ्लोर पे भी हाईवे है, मॉल खड़े हुए हैं, तो भाई वो पूरा शहर ही लेयरिंग में बनाया हुआ है। कैसी बनावट है भाई, कौन इंजीनियर है भाई। आप सोचो, और ऐसा नहीं है
सबसे बड़ी बात है कि तो आप उसके ग्राउंड फ्लोर पे गए, देखा आपने? भाई ग्राउंड फ्लोर पे गया तो मेट्रो जा रही है, शहर बने हुए हैं, हाईवे है, नदी है। और जब उस पे आया हूँ 11वें फ्लोर पे, वहां भी वो है क्या नाम है, हाईवे जा रहा है पूरा एज इट इज। लग रहा है कि वो ग्राउंड फ्लोर और है, आपको लग रहा है 11th फ्लोर भी। ग्राउंड फ्लोर से जब आप ऊपर देख रहे हो तो आसमान दिख रहा है या क्या दिख रहा है? तुमने ना एक बात बिल्कुल सही बोली। जब मैं हैंग हुआ वहां पे तो मैं ल्यूकिन में बैठा था, तो मेरा वो दोस्त जिसके बारे में बात कर, मैंने उसको कॉल किया। तो मैंने भाई यार मैं तो दिमाग खराब हो गया है, क्या शहर है? कह रहा क्या हुआ? तो मैं वो ऐसे हुआ। कह रहा भाई ये चाइनीज बहुत तगड़े हैं, 11वें फ्लोर पे चेक करो, चद्दर होगी, आसमान की चद्दर। कह रहा भाई मैंने देखा है, ये साले यूरोपियन भी चद्दर बिछा देते हैं उस पहाड़ के ऊपर। वो जो है जोन स्प्रोंग है, क्या नाम है ना, उसमें स्विट्जरलैंड में जब आप जाते हो ना, वो लेके केबल कार लेके, तो कई बार वहां पर ना वो चद्दर बिछी होती है स्नो की। हाँ, स्नो नहीं होती। स्नो नहीं होती। हाँ। तो उसने बोला भाई ऐसा होगा। मैं भाई तू पागल है क्या, मैं सामने खड़ा हूँ, ये क्या दिख नहीं रहा क्या मुझे, पागल हूँ, पूरा शहर दिख रहा है। कह रहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो भाई है यार उस शहर में, वो पहाड़ों को कट करके बीच में ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं कि जिस तरफ से पहाड़ जा रहा है वहां से हाईवे निकाल दिया, फिर ऐसे निकाल दिया। मेरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी हमने वीडियो फिर पिक्चराइजेशन बनाई कि वो बनाया कैसे है, कि एक बिल्डिंग का एक पहाड़ ऐसे जा रहा है तो उस पर हाईवे है, फिर दूसरा पहाड़ नीचे जा रहा है तो ऐसे हाईवे है। और भाई वहाँ के जैसे इंडिया के हाईवे तो ऐसे हैं कि भाई 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया, उसी में हाइप बन जाती है। वहाँ के हाईवे कितने चौड़े चौड़े हैं? ओ भाई बहुत ही चौड़े हैं। मतलब रोडों का तो नहीं भाई, रोडों का तो बहुत ही तगड़ा लेवल है, रोड तो बहुत एडवांस है। ये जो अपना गुड़गांव वाला हाईवे इतना लंबा चौड़ा, इतनी लेन्स है, ऐसे ऐसे तो काफी होंगे। ऐसे तो बहुत है भाई, ये तो आम बात है। ये तो आम है। ये तो क्या ही बोले, मतलब ये तो नोट भी नहीं कर रहा था मैं। ये तो सोच के देखो, एक सीन क्या हुआ, ल्यूकिन भाई कॉफी पी रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है एडवांस है, इतना एडवांस भी थोड़ी है। तो फिर मैं बोलता हूँ यार हम बोल रहे हैं एडवांस नहीं, साला जिस पे हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आदमी भी नहीं खड़ा है। मतलब हमने कॉफी ले ली थी, हम ऐसी पेमेंट कर रहे थे, हमने अली पे से आदमी नहीं था और पीछे से मेरा रोबोट जा रहा है स्कैन करते हुए। मैंने बोला यार हमें या तो ज्यादा 15-20 दिन हो गए, हमें आदत पड़ गई है। तूने देखा इस स्टोर में कोई आदमी नहीं है, हमने अभी कॉफी ली है, पेमेंट कर रहे हैं, पीछे से रोबोट जा रहा है जो घूम रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वहां पर थोड़े दिन रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसलिए मैं हाईवे नोट नहीं कर रहा था। ये तो देख लिया, कुछ नया दिखाओ। अच्छा भाई, आप एक जगह आप गाड़ियां दिखा रहे थे, आप हुआवी के शोरूम में थे शायद, कि भाई फोन का ब्रांड है और गाड़ी बना रहा है, और क्या ही गाड़ी बना रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, गाड़ियों में क्या नया आ रहा है चाइना में? गाड़ी की एक ऐसी बात बताऊंगा तुम्हें। वो लोग, मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो जो 196 देश है ना टोटल, वो सब अलग चल रहे हैं और ये साला अलग चल रहा है। इसकी रेस ही अलग है कि दुनिया कह रही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बन चुकी है। 130 रजिस्टर्ड ईवी मेकर्स हैं वहां पे, 130 कार मेकर्स। तो समझ लो कंपटीशन कैसा है भाई। बीजिंग नाम की भी कंपनी है वहां पे। अच्छा। मैंने जितनी बार भी टैक्सी बुक की, एक भी टैक्सी रिपीटेड नहीं थी जो कंपनी की मैंने देखी हो। बार बार मैं नाम, अब हमें तो यार BYD तो पता है, देखो हुआवे पता है, MI पता है, तो ये तीनों तो क्लासिक ही थी भाई। पता नहीं कैसी गाड़ी बना रहे हैं, और तो पता नहीं कितनी थी वहां पे। और कॉपी बना रहे हैं बड़ी बड़े ब्रांड्स की, या अपने ओरिजिनल भी डिजाइन है उनके? जैसे हमने सुना डिफेंडर की कॉपी घूमती है वहां पे, और या वो पानी में तैरने वाली घूमती है। लैम्बो की भी कॉपी है जो उछलती है, वो देखिए आपने, यार खड़ी खड़ी उछल जाती है, मॉल में खड़ी रहती है वो तो BYD की। हाँ बहुत भाई कॉपी भी है। अब मैंने तो देखो किसी गाड़ी में थिएटर नहीं देखा, प्रोजेक्टर, इनकी गाड़ियों में प्रोजेक्टर रहते हैं भाई, स्क्रीन आ जाती है नीचे से हुआवे की, और प्रोजेक्टर रहते हैं। और 50-50 लाख में ऐसी SUV थी जो मैंने हुआवे की उस वीडियो में दिखाई है। मैं सोचा यार ये तो करोड़ों की होगी, तो मैंने पूछा ये कितनी की है, तो इंडिया की सबसे 50 लाख की गाड़ी थी वो। और क्या गाड़ी थी ना भाई, मतलब रोड प्रेजेंस लो, मतलब वो ऐसे लग रही थी मर्सिडीज की शायद मेबैक आती है ना वो SUV वाली, सेम वही व्हील्स, स्क्रीन इतनी। इनका क्या हुआ ना भाई, इन्होंने 20-25 साल बहुत गर्दन नीचे करके काम किया है OEMs पे, मतलब दूसरों के लिए स्क्रीन्स बनाई, ये बनाई। तो आज जब ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं ना, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो इनकी स्क्रीन्स, इनकी जो फिट एंड फिनिश है, वो पहले दिन से ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बना पा रहे हैं। बना तो यही रहे थे 20 साल से, और कौन बना रहा था। तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग में तो हाथ बड़ा भारी है। चाइना गए हो, चाइना में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चाइना यार नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। मैंने एक वीडियो डाला, लाइक उसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि चाइना जो है इंडिया से 100 साल आ गया, ऐसा कुछ करके। लोग काफ़ी ऑफेंड भी हो गए इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी, ऐसा क्यों है। अब आप देखो,
इंडिया के अंदर लाइक हम मतलब चाइना ने कितनी तरक्की करी है। 1959 से 1961 के बीच में चाइना में भुखमरी थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है डेंडोंग करके, चाइना की साइड पड़ती है, वहाँ पे मैं घूम रहा था और बीच में रिवर है, एक साइड नॉर्थ कोरिया एक साइड चाइना है। तो उस रिवर के बीच में ना ऐसे क्रूज चलती है, तो वो आपको ना दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की साइड आप देख सकते हो, अपने फ़ोन से जूम कर लो, बाइनोकुलर से उससे यूज़ कर लो। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे देख रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मतलब अच्छा सा मतलब चाइनीज़ लड़का था, उसने बातचीत करी, तो थोड़ी दोस्ती यारी सी हो गई मेरी उससे। वो इंग्लिश बोल रहा था प्रॉपर या हाँ, वो इंग्लिश जानता था, वो इंग्लिश जानता था, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके दोस्त थे। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर यार, तू चल मेरे घर पे डिनर विनर करते हैं, ऐसा कुछ करके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। शाम को गए भाई खाना वाना खाने क्रूज़ के बाद। अब उसके घर पे गए, उसकी दादी बैठी हुई थी वहाँ पे। उसकी दादी ने पूछा कि भाई आपको हमारा देश कैसा लगा, वो सब ट्रांसलेट कर करके वो उसके थ्रू पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आपका देश बहुत बढ़िया है, इतनी तरक्की कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें नहीं पता हमारे चाइना में एक टाइम पे क्या होता था। मैंने कहा क्या होता था? उसने बोला एक कहावत थी, चाइनीज़ कैन ईट चाइनीज़। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से एक चाइनीज़ बंदे को दूसरे चाइनीज़ बंदे को खाते हुए देखा था। तो उनका कहना था कि जब भुखमरी थी चाइना में 1959 से 61 के बीच में, तो ऐसे हालात हो गए थे कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे वहाँ पे। अब वहाँ से लेके आज की जर्नी देखो आप, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब यूपीआई है हमारा इंडिया में, इतना पॉपुलर है, हमने इतना अच्छा काम किया, लाइक मोदी जी ने बढ़िया काम किया, पूरा उसको मार्केट भी हमने किया पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक पेरिस में आप उसके टिकट भी खरीद सकते हो, आईफिल टावर की टिकट यूपीआई से थ्रू। तो अब वो यूपीआई हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पे पता क्या चल गया है, पाम पे आ गया। हैंड, हाँ पाम से। आप सोचो, मतलब वो पाम से पे कर रहे हैं वहाँ पे। आपकी दुनिया की फर्स्ट मैगलेव ट्रेन पता है ना आपको? मैगलेव ट्रेन, हवा मैगलेव ट्रेन। अब आप बुलेट ट्रेन जो होती है वो तो फास्ट चलती है, हमें पता है। मैगलेव ट्रेन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चलती है, और जो आपका पटरी होती है और ट्रेन होती है उसके बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब वो एक वो हवा तरीके में से चल रही हवा होती में है चल रही मैग्नेट। तो वो शंघाई के अंदर वो लाइक 35-40 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वो केवल इकलौती ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन, ठीक है, वो है वहाँ पे। आप पूरे दुनिया का 2/3 बुलेट ट्रेन का जो रूट है, मतलब ट्रैक है, वो चाइना के अंदर है। 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बुलेट ट्रेन चलती है, मतलब ट्रैक इतने लंबे हैं वहाँ पे, आप सोच के देखो। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं क्योंकि भाई पॉपुलर है, अमेरिका की सिटी है भाई। वहाँ की एक सिटी है चॉन्चिंग, वहाँ पे न्यूयॉर्क से ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, लेकिन आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका। वहाँ पे ऐसी भी तो बिल्डिंग्स है चाइना में कि भाई आप 28th फ्लोर पे हो पर वो ग्राउंड फ्लोर लग रहा है कि आप ग्राउंड पे हो, ऐसा भी है वहाँ। बिल्कुल आपने सही बोला। वहाँ पे मतलब चॉन्चिंग सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जब मैं वहाँ पे गया तो मैं शॉक था भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, लाइक गेमिंग सिमुलेशन है ये, क्या लाइक मैजिक है, क्या है ये भाई। आप सड़क पे चल रहे होते हो और आप ऐसे जैसे एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दिया, जैसे स्क्वायर नहीं होता बीच में, वहाँ पे दुकानें हैं, सब मंदिर हैं वहाँ पे। उधर गया, उधर तो इधर से तो इधर सड़क है, इधर गए, इधर फ्लोर है, इधर गए, और नीचे जहाँ का तो पता लगा लाइक 22nd फ्लोर पे हैं इस समय हम लोग। तो ऊपर टाउन ही बना रखा है, पूरा टाउन बना रखा है, पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ, मतलब इतना यूनिक है वो कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप वो वीडियो देखोगे, मैंने डाला है चाइना का चॉन्चिंग सिटी वाला, वो अलग ही लेवल सिटी है भाई। उसमें आपको दिखाई देगा क्या क्या है उसके अंदर। लाइक सिटी, एक घर है, प्रॉपर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर से मोनोरेल जा रही है, और वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना है कि उसकी आवाज़ से कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है अपार्टमेंट के अंदर, कोई पता नहीं लगता कि नीचे से मोनोरेल जा रही है। लोग ऐसे ही जी रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ भाई होटल लिया था आपने या फिर वो लिया था हॉस्टल वगैरह? वहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ कैसा हॉस्टल कल्चर कैसा है, या क्या रूल्स हैं, या क्या अलग है बाकी जगहों से? चाइना के अंदर हॉस्टल कल्चर ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, मतलब हर जगह की तरह ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट वहाँ पे ये होता है कि जब आप चाइना में जाते हो तो दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपको पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे जाते हैं। थाईलैंड में जाओ, लाइक हर जगह के लोग दिखाई देंगे आपको। वहाँ पे जाओगे आपको तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना भी एक टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग।
हम लोग भी जैसे जाके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए चाइना को। तो अभी थोड़ा हो रहा है लेकिन अभी भी कम है। टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है उधर? नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। नहीं मतलब टूरिस्ट कम जाना पसंद कर रहे हैं, या क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, या सब लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ द सब कुछ उनका अपना है, गूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, खाने की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे खाने चाइना में। खाने की भी दिक्कत है यार। देखो अगर आप चाइनीज़ खाना मतलब अगर आप मीट वगैरह खा सकते हो तो मे बी आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन एक वेजिटेरियन बंदे के लिए मुश्किल है। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन बट इन एक्सट्रीम कंडीशन आई बाहर कैन जाके ईट खा लेते समथिंग एक्सट्रीम, बट प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। चाइना में वेजिटेरियन वालों के लिए दिक्कत है ना? चाइना में, चाइना के अंदर है लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर जैसे आप एक चाइनीज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो इंडियंस के बारे में? यार ज़्यादातर जो हमें जैसे हमारे अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई थी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना इज़ लाइक टॉप रेटेड हेटेड कंट्री, टॉप मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप और उसके बाद हम जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो उसके अपने। देखिए रिजीम जो है जो ऐसा सोचती है वो अलग है। चाइनीज़ पार्टी जो सीसीपी पार्टी है वो जो काम कर रही है वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी वैसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे वो आपको एज ए इंडियन बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे आमिर खान की मूवी दंगल इतनी पॉपुलर हुई थी उधर चाइना के अंदर। आज भी आप लोगों के फ़ोन में गाने पड़े होते हैं, हिंदी गाने भी पड़े होते हैं। तो हमारी बॉलीवुड जो है एक सॉफ्ट पावर है, तो उसके चक्कर में और एक कल्चरल रूट्स भी है बहुत पुराने, लाइक बुद्धा के ज़माने से हम लोग कल्चरली काफ़ी सिमिलर रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर इंडिया को लेके क्यूरोसिटी है, नॉलेज है, रिस्पेक्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल थिंक वेल ऑफ इंडिया। अच्छा, और क्या देखा भाई आपने? जो कितना टाइम थे वहाँ पर आप, और क्या टेक्नोलॉजी देखी आपने? जैसे मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पे जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है एयरपोर्ट पे घूम रही है, ऐसे छोटी सी मशीन है वो घूम रही है, जिसको कॉफ़ी पीनी है उसे रोको, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो कॉफ़ी बना के दे देगी आपको। तो ऐसा कुछ देखा आपने रोबोट्स और हाँ, आई थिंक रोबोट्स वाले जो रेस्टोरेंट के अंदर लगे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी मैंने, मैंने देखा एक डॉर्फ विलेज। अच्छा, ये क्या सीन था भाई? भाई डॉर्फ विलेज है कि वहाँ पे ना जो कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते हैं उन लोगों के लिए ना उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। मैं तो अलग ही चाइनीज़ बंदों का दिमाग अलग ही चलता है। उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया कि भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वही लोग रहेंगे? केवल पूरे विलेज में केवल छोटी हाइट वाले बौने डॉर्फ लोग रहते हैं पूरे में। और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर भी उनके हिसाब से बनते हैं, छोटे छोटे घर हैं। छोटे छोटे घर हैं। सिंक जो है जैसे आपकी यहाँ पे आती है तो उनकी यहाँ पे होगी कहीं, और वो आपस में शादी कर रहे हैं वो लोग। वहीं पे उनकी दुकानें भी हैं, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लाइक वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप भी बना दिया वहाँ पे। तो उनके ऐसे भी है कि भाई पार्टीज डिस कहीं कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहाँ डॉर्फ लोग ही पार्टी कर रहे हैं, या बस सब ये समझ लो जो हम नॉर्मल लोग करते हैं सारे काम चीजें उस विलेज में सब कुछ हो रहा उन्हीं है के लिए। विलेज में। हाँ, तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेस एक बन गई है मतलब? हाँ, वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप वहाँ पे पर ईयर $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो विलेज। आप सोच के देखो, 500,000 से ज़्यादा विजिटर्स पर ईयर वहाँ पे विजिट करते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी दिमाग लगाया चाइनीज़ लोगों ने उस पर। पर आपको रियलाइज तो हुआ होगा कि भाई ये ज्यादा दिमागी कीड़े हैं बिल्कुल चाइनीज, ऐसा नहीं लगा आपको? है दिमागी कीड़े हैं बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ में। लाइक उन्होंने जैसे सोशल क्रेडिट सिस्टम बना दिया उन्होंने एक नया। अब क्या होता है कि अब भाई मतलब चाइना के अंदर लगभग पता नहीं कितने, लाइक मैं देख रहा था, मैं स्टैट पढ़ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लाइक 500 बिलियन कैमरास लगे हैं पूरे चाइना के अंदर। अब चाइना के अंदर कैमरास लगे हैं और एआई में उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हम भाई 2030 तक लीडर बनना चाहते हैं एआई में। तो अब क्या करते हैं, जितने भी कैमरा है ना, काफ़ी कैमरास कैपेबल हैं कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा होता है तो वो सबके फेस को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक चौराहा है, वहाँ पे जे वॉक कर दिया किसी ने या सिग्नल तोड़ दिया, जितनी देर खड़े हो आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, आपने सिग्नल तोड़ा, आपके क्रेडिट स्कोर से माइनस हो गया। एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो रहा है आपका।
अब आपका क्रेडिट स्कोर जितना नीचे जाएगा फिर नुकसान क्या है? लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा, आपकी फ़्लाइट, आप बुलेट ट्रेन नहीं बुक करवा पाओगे, आप फ्लाइट नहीं बुक करवा पाओगे, आप महंगे होटल में नहीं रुक पाओगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट स्कोर ख़राब कर दिया तो भाई आपकी पब्लिक शेमिंग होगी, आपका फ़ोटो आ रहा होगा हर जगह पे, बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती होगी। तो ये जब आप जैसे किसी फ्लाइट में बैठोगे ना वहाँ पे, तो वो ऐसे बोलेंगे, कई बार फ्लाइट में बोलते हैं कि भाई ये ना बेल्ट ढंग से बेल्ट लगा लो, नहीं तो क्रेडिट सिस्टम में से माइनस कर देंगे। ओ शिट, टूरिस्ट को भी बोल देते हैं? टूरिस्ट के लिए भी वैसे मेंटेन करते हैं? टूरिस्ट के लिए मेंटेन करते हैं। चाइना के अंदर एक चीज़ है, हर एक बंदा स्पाई है, वो ये मानते हैं। आप ये मान के चलो कि अगर आपने कुछ गलत किया और आप फॉरेनर हो तो कोई ना कोई आपको रिपोर्ट कर देगा। तो मैं जब डेंडोंग से उड़ रहा था, डेंडोंग से शंघाई की फ़्लाइट लेनी थी मुझे। अब डेंडोंग सिटी जो है, मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे, अब वहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा, तो जब भी किसी मिलिट्री वाले एयरपोर्ट के आसपास से या किसी इंस्टॉलेशन के आसपास से फ़्लाइट उड़ती है तो वो आपका वो गिरवा देता है, वो बंद करवा देते हैं विंडो। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि विंडो बंद कर दो। अब भाई हम तो व्लॉगर, हमें तो कुछ तो शूट करना है बाहर ऐसे कैमरा निकाल के, तो मैंने ना विंडो से ऐसा हल्का खोल के, वो तो भाई साइड वाले बंदे ने मेरी शिकायत कर दी कि ये मैंने खोल के देख रहा है, कुछ शूट कर रहा है। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया, और आप देखो ना, अब कुछ तो वजह होगी कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ लोगों को टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं दे रही ढंग से, ईजिली नहीं मिलते। वहाँ पे आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ वीज़ा लगता कैसा, ईजी लगा हार्ड लगा? भाई हमारे लिए तो बहुत ईजी है। पर हमें भी बिजनेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना टूरिस्ट वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा देता है भाई, अब चाइना देता है, बहुत ईजिली देता है। और एक यही चीज़ मेरे पहले तो लोग बिजनेस का अप्लाई करके जाते थे घूमने वूमने, पहले जाते थे, और उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, हमारे लिए इतना आसान क्यों है? ऐसा क्यों? शायद उन्हें अपनी AI टेक्नोलॉजी जो है और सिक्योरिटी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। आपको कोई कैमरा यूज़ करने से रुकेगा नहीं चाइना में, जैसे मैं सोच रहा था। पहले मैं सोच रहा था चाइना है भाई, मैं इंडियन हूँ, मैं कैमरा हर जगह यूज़ करूँगा तो कोई तो रुकेगा, पुलिस वाला आगे कि क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें सब पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि एक फुटप्रिंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, इतने कैमराज हैं। और भाई चाइना रिलेशनशिप्स को लेके भी काफी फक्ड अप है कि वहाँ पे चलते नहीं है रिलेशन, ज्यादा टिकते नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत ख़राब सिस्टम है वहाँ पे। नोटिस किया है आपने वहाँ? मैंने उस जिस दोस्त की बात बता रहा था उससे मैंने काफ़ी बात करी थी इस बारे में, तो वो बोल रहा था कि वैसे तो टेक्नोलॉजिकली भाई बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया जैसी चीज़ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सच बात है ये। जैसे हमारे अंदर वहाँ पे क्या है कि लोग प्रेशर में बहुत चीज़ें हैं एक दूसरे को, कि भाई इसने मेरे से अच्छा कर लिया, हर कोई कंपैरिजन। हमारे इंडिया में भी है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ना एक वार्मथ भी है थोड़ी सी। जैसे आप, हमारे अंदर दोस्ती ज़्यादा अच्छी है, हम किसी दोस्त को ये नहीं पूछते कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम थोड़ा उसका टाइम भी ख़राब कर देंगे, हम दे भी देंगे टाइम उसको, क्योंकि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को थोड़ा ऊपर रखते हैं। वहाँ पे अब धीरे धीरे लाइक कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, कहने को तो कम्युनिज्म है लेकिन कैपिटलिज्म पूरा हावी है पूरा चाइना पे। सबको महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, सबको दूसरे से कम्पीट करना है, तो वो बहुत प्रेशर है वहाँ पे। जजमेंटल सोसाइटी है चाइना काफ़ी।